कहानी के शुरुआत में 3 मायावी औरतें काली अंधेरी रात को आकाश में उड़ते हुए शहर की तरफ आ रही थी। वह दिखने में इंसान की तरह हैं, लेकिन इंसान की तरह बूढ़े नहीं हो सकते हैं। उन्हें जिस चीज की जरूरत थी उन्हें इसी दुनिया में मिलेगी, इसीलिए वे यहाँ पर आई हैं। वह कोई और चीज नहीं बल्कि वह है सोना, जो उन्हें कभी बूढ़ा नहीं होने देगा, हमेशा जवान रखेगा। उन तीनों के पास सिर्फ 3 दिन थे। इन 3 दिनों में उन्हें बहुत सारा सोना चाहिए था। तीनों इस बात का अच्छी तरह ध्यान रखने वाले थे कि उनके पास मायावी शक्ति थी, उनके साथ छल भी हो सकता है। तीनों नीचे एक बिल्डिंग के पास उतरती हैं, जहां पर वे अपना रूप बिल्लियों के रूप में बदलकर एक घर के अंदर प्रवेश करती हैं, जिस घर के सभी लोग सो रहे थे। तीनों बिल्लियां सोने की खोज में घर का चप्पा चप्पा छान मारी। घर का सोना ले जाने के साथ मालकिन का ज्वेलरी भी अपने साथ ले गए, जिस घर की मालकिन खुद पहनती थी। खबर मिलने पर सुबह दिलेर की टीम पहुंचती है। घर की छानबीन करने पर पता चला घर का एक भी सोना घर में नहीं है, सब गायब है। इसी बीच कवि को घर के मालिक के हाथ में कुछ खरोच दिखाई पड़े, जिसके हिसाब से घर के मालिक का कहना है कि उनके घर पर बिल्लियां आई थी, जो उनके घर के सोने को उठाकर ले गए। लेकिन कवि इन सब बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं था। उसका मानना है कि ये लोग घर का सारा सोना कहीं पर छुपा दिए हैं, गलत खबर हम लोगों को पहुँचाए हैं ताकि इंश्योरेंस कंपनी वालों को चूना लगा सके। इसी बीच में काली बिल्ली के कुछ बाल दिखे, लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हुआ था कि सोना काली बिल्ली ले गई। तभी उन्हें फोन कॉल आया कि एक बिल्ली 50 किलो सोना लेकर गायब हो गई। ये इस तरह का दूसरा किस्सा था, इसलिए वे घर के मालिक की बात मानने को तैयार थे। लेकिन एक बात उनके दिमाग में खटक रही थी, एक बिल्ली सोना कैसे चोरी कर सकती है। इस तरह इन्हें बिल्ली के खेल को समझना था। तो दूसरी तरफ वे तीनों मायावी लड़कियां किसी सुनसान सी जगह पर पहुंची, जो एक जंगल है, जहां पर सारा सोना लाकर उन्हें पिलाने का काम किया जा रहा है। थोड़ी देर में तीसरी साथी भी आ गई वहां। आखिर में पिघलाए हुए सोने को तीनों एक एक करके पी लेती हैं। ये तो शुरुआत थी। उन्हें सोना चाहिए था पूरा 300 किलो। फिर उनसे कोई नहीं जीत पाएगा, काल भी नहीं। तीनों अमर हो जाएंगी। लेकिन उन्हें 2 दिन के अंदर इतना सारा सोना इकट्ठा करना है। अगर वे इतना सारा सोना इकट्ठा करने में कामयाब नहीं हुई तो उनकी मायावी ताकत उनसे दूर हो जाएगी। लेकिन सोना इकट्ठा करने में कामयाब हुई तो उन्हें दोबारा इस दुनिया में आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी बीच कवि को एक म्यूजियम के बारे में पता चला, जहाँ पर एक अजीब तरह का पत्थर है जिसका नाम है पारस पत्थर। अगर उसे किसी मंत्र द्वारा एक्टिवेट कर दिया जाए तो उसके संपर्क में आने वाली हर चीज सोने में बदल जाएगी। उन्हें शक है कि काली बिल्ली उसे चुराने जरूर आएगी। काली बिल्ली वहाँ तो नहीं आई, मगर उनमें से एक किसी अरविंद नाम के आदमी के घर पर पहुँची। दोनों को देखकर ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हों। दूसरी ओर उनकी 2 साथी एक ऐसे किताब की खोज में निकल चुकी थी, जिसमें लिखे मंत्र को पढ़कर उस पारस पत्थर को जागृत किया जा सकता है, ताकि दोबारा सोना चुराने की जरूरत ना पड़े। दोनों मिलकर काफी समय किताब को ढूंढती हैं, मगर उन्हें किताब कहीं नहीं मिलता। इसलिए उन्हें अपने शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे थोड़ी देर में किताब हासिल हो गया। उन्हें किताब को खोलकर मंत्र पता किया गया तो पता चला उन्हें वह तभी मिलेगा जब उन्हें एक शख्स को मारना होगा, जिसके बारे में किताब में लिखा है। इतने में वह शख्स उनके सामने आता है जिसे यह मारना चाहते हैं। लेकिन वह यही कह रहा था, तुम मुझे नहीं मार सकती, तुम्हें मंत्र चाहिए ना। अब देखो मंत्र की शक्तियाँ। वह मंत्रों की शक्तियों से उन्हें रोकता ही नहीं बल्कि उन पर हमला करने लगा, क्योंकि उसे इन मायावी लोगों की शक्तियों के बारे में सब कुछ पता है। उनकी शक्तियाँ भी कम पड़ने लगी उनके सामने, इसलिए उन्हें अपने तीसरे साथी मोनी की जरूरत पड़ी। लेकिन वह उनके साथ तो थे ही नहीं, वह तो अरविंद नामक आदमी के पास है। दोनों की बातों से पता चला दोनों 30 साल पहले एक दूसरे को जानते थे, लेकिन 30 साल पहले उन दोनों की दुनिया अलग थी। इसलिए अरविंद का उम्र समय के साथ बढ़ने लगा, लेकिन उसकी नहीं। तभी उसे अपने दोनों साथियों की आवाज सुनाई पड़ी, तो वह तुरंत उस जगह से निकलकर पहुंचती है अपने 2 साथी के पास। उस शख्स को मार देती है जान से, जिससे वो बचा ले अपने दोस्तों को। इस तरह इन्हें कुछ भी करके पारस पत्थर को हासिल करना है। तो दूसरी तरफ दिलेर की टीम पहले ही पारस पत्थर के पास मौजूद थी उनके सेफ्टी के लिए। आज ही के दिन बहुत सारे पब्लिक उस पत्थर को देखने के लिए आने वाली थी। पब्लिक के बीच वह तीनों मायावी लड़कियां भी मौजूद थी। 2 तो उन्हीं के बीच में थी, जिसमें से एक गार्ड का रूप ली है, दूसरी एक नॉर्मल इंसान की तरह। दोनों आपस में काफी बहसबाजी कर लिए, जिससे सबका ध्यान उन्हीं की तरफ हो गया। बाहर का शोर शराबा सुनकर कवि और लारा भी बाहर आती हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि यह सब उन तीनों का प्लान था। 2 लोग बाहर थी तो एक गार्ड का रूप लेकर पत्थर के पास थी। उनके बाहर आते ही वो पत्थर को उठा ले। ऐसा होने पर अलार्म भी बजा। सभी लोग भागते हुए पत्थर के पास पहुँचे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पारस पत्थर लेकर दोनों 9-11 हो चुके थे। उनके वहां से जाते ही उन पर गोलियों से फायरिंग भी की गई, लेकिन गोलियां उन तक पहुंचने से पहले ही हवा में रुक गईं। उनमें से एक गोली रिवर्स होकर कवि को लग गई। इतने में अरविंद भी पहुंचते हैं वहां, जहां हमें पता चला अरविंद कवि के पिताजी हैं। वे कवि से बातें करना चाहते हैं कि उन्हें नहीं रोका जा सकता, लेकिन दोनों के बीच कुछ अनबन थी, जिस वजह से कवि अपने पिताजी से बात भी नहीं करना चाहता।
लेकिन गोली लगने की वजह से कवि के शरीर से काफी खून निकलता जा रहा था, इसलिए सबसे पहले कवि को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। दूसरी ओर बबली साइंटिस्ट डॉक्टर शर्मा की मौत का कारण पता कर रही थी, जिसे मोनी ने मारा था। उनकी डिटेल्स को चेक किया गया तो उनके ईमेल आईडी में एक किताब मिली जो पूरी तरह से स्टोर करके रखी गई थी। उन्हें शक होने लगा कहीं इस किताब में वो मंत्र तो नहीं जिससे पारस पत्थर एक्टिवेट हो सकता है, जिस वजह से उनका खून हुआ। लेकिन किताब एंशिएंट लैंग्वेज में लिखी गई थी, जिससे डिकोड करने में टाइम लगने वाला था। दूसरी ओर कवि को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो उसके पिताजी उसे 30 साल पुरानी सच्चाई से रूबरू करवाते हैं। बताते हैं कि बहुत सारा सोना चाहिए था उन्हें, ताकि उन्हें उबालकर वे पी सकें। सोना ही उनकी शक्ति है, यह भी बताते हैं। 30 साल पहले कवि के मां के गुजर जाने के बाद मोनी इस दुनिया में आई थी सोना हासिल करने के लिए। तभी उसके पिताजी की मुलाकात उससे हुई, जिससे अरविंद को उससे प्रेम हो गया। लेकिन आज जो वह कवि के साथ की थी, इससे उसके पिताजी बिल्कुल खिलाफ हो चुके हैं। अब उन्हें कुछ भी करके उसे सोना हासिल करने से रोकना होगा। इसका उपाय भी बबली ढूंढ चुकी थी, क्योंकि उन्हें प्योर सोना चाहिए होगा। इसलिए बबली एक ऐसा विफन बनाने वाली थी जिसकी मदद से प्योर सोने को इम्प्योर किया जा सकता है। उनका ठिकाना कहाँ पर होगा, इसका भी पता लगाया जा सकता था बड़ी आसानी से, क्योंकि बिल्लियाँ जहाँ पर आई थी वहाँ पर लाल मिट्टी मिली हुई थी। मतलब साफ था ये शहर के बाजू वाले जंगल से आई हैं। इधर ये लोग उन तक पहुँचने की पूरी तैयारी कर चुके थे, तो दूसरी तरफ तीनों लोग किताब में लिखे हुए मंत्र को पढ़ने वाले थे, जिससे पढ़ते ही पत्थर जागृत हो जाएगा। फिर पत्थर के संपर्क में आने वाला हर चीज सोने में बदल जाएगा। इसलिए अब दोबारा से उन्हें शहर में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तीनों मंत्र पढ़ ही रही थी तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई पड़ी, क्योंकि कवि अपनी टीम के साथ जंगल के ऊपर ही थे। उन तीनों को पता चल चुका है उन्हें रोकने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, इसलिए उनमें से एक मंत्र पढ़ना जारी रखती है और 2 लोग उन्हें रोकने के लिए आसमान में जाते हैं। वे हवा में उड़ते हुए बिल्कुल उनके हेलीकॉप्टर के सामने गए। उन्हें पहले आगाह करती हैं कि यहाँ से चले जाओ मनुष्य, वरना यहाँ तबाही होगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कभी पहले ही नीचे उतर चुका है, जहाँ पर मोनी मंत्र पढ़कर पत्थर को जागृत कर रही थी। थोड़ी देर में वो पत्थर को जागृत भी कर चुकी थी। कभी उसे रोकने के लिए जैसे उसके सामने गए, मगर वह पत्थर को कभी से टच करके उन्हें ही पत्थर बना दी। इसी के साथ आसपास के पेड़ पौधों को भी वह सोना बनाने लगी। वहीं ऊपर दोनों लोग उस हेलीकॉप्टर पर हमला करने वाले थे। इतने में लारा और राजहंस उन्हें उस गन से शूट कर दिए, जिससे उनके अंदर का सोना इम्प्योर हो गया। उनकी शक्तियाँ कमजोर पड़ने लगी, इसलिए सबसे पहले उन्हें नीचे लाया गया। नीचे आकर देखी तो कवि सोने का बन चुके थे। उसी के बगल में मोनी भी छुपी हुई थी पारस पत्थर के साथ। लेकिन मोनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी, उन्हें भी पत्थर बनाने वाली थी। इतने में लारा गन से शूट कर दी, जिससे उसके भी अंदर का सोना इम्प्योर हो गया। उनकी शक्तियाँ काम करना बंद कर दी। इस तरह तीनों लोग पकड़ी जा चुकी थी, लेकिन कवि अभी तक सोने में ही था। उसे ठीक करने का उनके पास कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि जिस मंत्र से कभी ठीक हो सकता था उसे वे तीनों पहले ही जला दी थी। लेकिन अब एक बबली ही है जो उस मंत्र को पढ़ सकती है। बबली को फोन किया गया तो वह मंत्र को डिकोड कर चुकी थी, जिसे पढ़ते ही कभी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तीनों लोग तो पकड़ी जा चुकी थी, लेकिन इस कहानी के अंत में कवि, जो अपने पिताजी से हमेशा नाराज था, वो दोबारा से फोन करके बातें किया, जिससे उन दोनों के बीच जितने भी मतभेद थे सब साफ हो चुके थे। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।